आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं मक्का की फसल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और एक एक फसल के बारे में हम पूरा अध्ययन कर रहे हैं ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न आता है तो निश्चित ही है आपसे गलती ना हो। इसलिए हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और आगे भी हम और भी फसलों के बारे में समझने वाले हैं और यह क्लास जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और मक्के की फसल की ये तीसरी क्लास है, 2 क्लास और मैंने बनाया हूँ और अपडेट भी कर दिया हूँ और ये इसमें जो थोड़ी सी जानकारी और जो बची थी मक्का फसल के बारे में वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में जलवायु भी देख लिए थे और हमें देखना था सिंचाई के बारे में। हालांकि जो है मक्का की जो फसल है ज़्यादातर जो है भारत के उन राज्यों में की जाती है, खरीफ उन राज्यों में जिसमें सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह मक्के की फसल को ज़्यादातर जो है खरीफ ऋतु में उगाया जाता है। तो खरीफ ऋतु में वर्षा का जो पानी है उसी से इसकी सिंचाई हो जाती है। हालांकि जो है लेकिन कभी कभी क्या रहता है, मानसून लेट आने से या बीच में मानसून चले जाने से सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन सी अवस्था में सिंचाई करना चाहिए या उसकी कौन सी क्रांतिक अवस्था होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल भराव एवं सूखा के प्रति संवेदनशील है मक्का। यदि ऐसा स्थान जहाँ पर जल भर जाता है या सूखा पड़ जाता है, ये दोनों सहन नहीं कर पाता है। जल मांग इसकी है 500 से 800 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, तब इसका उत्पादन अच्छा मिलता है। अब हम देखने वाले हैं सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। तो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, तो प्रथम सिंचाई कब करना चाहिए? प्रथम सिंचाई जो है नर मंजरी यानी टेसल आते समय, नर पुष्प आते समय प्रथम सिंचाई करनी चाहिए। यदि रबी की हम खेती कर रहे हैं तो एक बार तो हम जो है, हालांकि रबी की खेती में काफ़ी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मुख्य क्रांतिक अवस्था जो है सिंचाई की जो है नर मंजरी माना जाता है कि यदि नर मंजरी निकलते समय यदि सिंचाई आप टाइम पे नहीं करते हो तो निश्चित है परागकण की क्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी और जब पर परागण की क्रिया ठीक से नहीं होगी तो भुट्टे के अंदर दाना अच्छे नहीं बनेंगे। फिर दूसरी सिंचाई जो महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है वो कौन सी है? मादा मंजरी। कौन सी है? मादा मंजरी, जिसे सिल्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्किंग। यदि हम सीधे तौर में यदि हम कहें तो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था टेसलिंग व सिल्किंग का समय माना जाता है। अब बात आती है खरपतवार की। ऐसे तो जो है मक्के की फसल में जो भी खरपतवार खरीफ में भूमि में उगते हैं वो सारे इसमें उगते हैं, लेकिन कुछ खरपतवार जो है मक्के की फसल के मुख्य माने जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी फसल। सबसे पहले सांबा है, मकरा है, कोदो है, बंदरा है, बंदरी है, धूप घास का वैज्ञानिक नाम है साइनोडोन डेक्टाइलॉन, लहसुआ है, हजार दाना है, बरू है, जंगली चौलाई। ये सारे जो है खरीफ ऋतु के खरपतवार हैं जो मक्के में उगते हैं और इसके नियंत्रण के लिए हमें खरपतवार नाशी का उपयोग भी किया जाता है। तो लेकिन इसका मुख्य जो खरपतवार है मक्के का वो क्या है? ज्वारी घास, जिसे क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ क्षेत्रों में ज्वारी घास जाना जाता है, कुछ क्षेत्रों में भर्रू के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग स्थान पर इसका नाम अलग अलग जाना जाता है। तो ये इसका मुख्य खरपतवार है। अब नियंत्रण कैसे करेंगे खरपतवार का? यदि मक्के की फसल में खरपतवार का नियंत्रण करना है तो उसके नियंत्रण के लिए सीमाजीन किसका उपयोग करते हैं? सीमाजीन का प्रयोग करते हैं। और सीमाजीन की मात्रा कितनी लेते हैं? 1 हेक्टेयर में आधा से 1 किलोग्राम लेते हैं। कितनी लेते हैं? आधा से 1 किलोग्राम। लेकिन अभी देखा गया है कि भारत में इस सीमाजीन पे प्रतिबंध लग गया है, तो इसके स्थान पर हम एट्राजीन या रसायन जीन का उपयोग करते हैं। तो इसकी मात्रा भी सेम रखते हैं, आधा से 1 किलोग्राम रखते हैं। हालांकि जो है ज़्यादातर जो है एट्राजीन का उपयोग जो है कब किया जाता है? एट्राजीन का उपयोग अंकुरण से पहले किया जाता है। कब किया जाता है? अंकुरण से पहले। लेकिन अभी जो रसायन जीन अभी नया आया हुआ है खरपतवार नाशी, तो इसका उपयोग हम जो है अंकुरण के बाद भी कर सकते हैं। अब बात आती है रोग की। तो हालांकि जो है कुछ रोग जो है मक्के की फसल में बहुत भयंकर नुकसान पहुंचाते हैं, तो एक एक करके हम समझने वाले हैं। और पहला रोग हमारे सामने
पहला रोग हमारे सामने कौन सा है? डाउनी मिल्ड्यू, जिसे तुलसीता रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुलसीता रोग। और यदि हम रोगों में देखें मक्के का, तो मक्के का ये मुख्य रोग माना जाता है और इसे डाउनी मिल्ड्यू भी कहा जाता है। और इसका जो रोग कारक एक फफूंद है, और उस फफूंद का क्या नाम है? पेरेनोस्पोरेलेज मेडिस। क्या नाम है? पेरेनोस्पोरेलेज मेडिस। यही इसका मुख्य रोग कारक है। और यह क्या है? फंगस। इसके कारण जो है मक्के की फसल में काफी नुकसान होता है। यदि इसका नियंत्रण हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें बीज उपचारित करना पड़ेगा। मक्के की बुआई से पहले बीज को उपचारित करके बोना पड़ेगा, या तो फिर हमें जो है रोगनाशक दवा का छिड़काव करवाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं मेटल एक्सिल या मैंकोजेब। मेटल एक्सिल या मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। मतलब 1 लीटर में 2 ग्राम डालकर जो है, यदि यह रोग होता है तो पूरे खेत में, जहां पर जिस स्थान पर आपने मक्के की खेती किए हैं वहां पर पूरा जो है छिड़काव करवा देना चाहिए। तो इससे क्या रहता है? यह रोग का नियंत्रण हो जाता है। हालांकि जो है जो ज्यादातर जो है फफूंदी जनित जो रोग है, फफूंदी जनित जो रोग है, इनके नियंत्रण का सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका माना जाता है बीज उपचार। यदि बीज उपचारित करके हम यदि फसलों की खेती करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, थोड़ी सी हमारी असावधानी रखने के कारण ये रोग बाद में भी पैदा हो जाता है। तो जब ये रोग बाद में पैदा होता है तो उसका उपचार बहुत अच्छा है कि हम खड़ी फसल में भी स्प्रे करवा देते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा रोग देखते हैं, मक्का का सफेद कली का, वाइट बुड बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं? वाइट बुड बोलते हैं। तो यह जो है, यह बीमारी ज्यादातर अभी अभी जो है मक्के के प्लांट में देखी जा रही है। और यह एक डिसऑर्डर है, पोषक तत्व की कमी से होने वाला एक डिसऑर्डर है, और जिंक की कमी से यह होता है। आपने देखा होगा कि मक्के की फसल जब 45 से 50 दिन की होती है या 30 से 35 दिन की होती है, तो जो मक्के की जो सबसे ऊपरी जो कलिका है, वो उसका रंग जो है हरा रंग ना रहकर सफेद रंग झलकता है, यानी चांदी जैसा रंग दिखाई देता है। तो ये जो रंग है, इस रंग का जो कारण है कि मक्के की फसल में या जिस स्थान पर मक्का लगा है उस स्थान पर जिंक की कमी, उस भूमि पर यदि जिंक की कमी है तो यह रोग जो है अपने आप पैदा हो जाता है, और काफी उत्पादन भी जो है इसके कारण कम होता है। तो हमें क्या करना चाहिए इसके बचने के लिए? इसकी रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। जब हम फसल की बुआई करते हैं, मक्का को लगवाते हैं डिबलर के माध्यम से या फिर सीड्रिल के माध्यम से, तो उससे पहले ही हमें जो है जोताई के समय 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट को जो है भुरकाव करवा देना चाहिए, और फिर मक्के की फसल की बुआई करना चाहिए। तो ये तो हमने अभी देखे रोगों के बारे में। अब हम देखने वाले हैं कीट के बारे में। हालांकि जो है मक्के की फसल में सबसे खतरनाक जो कीट माना जाता है वो क्या माना जाता है? तना छेदक। लेकिन तना छेदक के अलावा भी और बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो मक्के की फसल में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सफेद लट। ये सफेद लट एक ऐसा इंसेक्ट है, बाइट ग्रब, जो भूमि में सबसे ज्यादा पाया जाता है, विशेषकर उन भूमि पर जिन स्थानों पर कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। तो ऐसी भूमि पर यह कीड़ा जो है भयंकर देखने को मिलता है। अब यह नुकसान कैसे पहुंचाता है? यह मक्का की जड़ों को मक्का की जड़ें जो रहती है छोटी छोटी, जब मक्का 30 से 35 दिन का रहता है, 40 दिन तक का रहता है, तो जब मक्के की जड़ नरम होती है उस समय ये क्या करता है, उसको वहां पर जाकर जड़े को काट देता है, जिससे प्लांट जो है सूख जाता है। तो अब इसका बचाव कैसे करें? इसके बचाव के लिए या तो आप फोरेट डालें या तो फिर कार्बोफ्यूरान 3G या फोरेट 4G 20 से 25 किलोग्राम की मात्रा प्रति हेक्टेयर बुआई से पूर्व दें। यदि पहली साल यदि मक्के की बुआई उस स्थान पर किए और हमने ऐसा कीट यदि हमने भूमि में देखे, तो हमें जो है बुआई से पहले ही जो है फोरेट को जो है भुरकाव करवा देना चाहिए, और इसके बाद फिर क्या करना चाहिए? फसलों की बुआई करना चाहिए, ताकि जो है
फसल नुकसान ना हो। अब इसके बाद में हम देखेंगे मक्के का जो महत्वपूर्ण कीट है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, मक्के में पहुंचाता है, ज्वार में पहुंचाता है, बाजरा में पहुंचाता है, ये तीनों फसलों का ये मुख्य रोग माना जाता है और उसको क्या बोलते हैं, तना छेदा, स्टेम बोरर। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है चाइलोपार्टिलस। यह मक्का का प्रमुख हानिकारक कीट है। कैसा है, मक्का का प्रमुख हानिकारक कीट है। इसकी लार्वा अवस्था काफी नुकसानदायक पहुंचाती है। इसकी जो लार्वा अवस्था है सबसे ज्यादा नुकसानदायक पहुंचाती है। सबसे ज्यादा जो नुकसानदायक तो है ही, लेकिन इससे क्या रहता है, यदि ये जो है पौधा के बीच की जो कलिका निकलने वाली रहती है उसको एक काट देता है। काटने क्या होता है कि पौधे की जो बीच की कली जो है सूख जाती है और ऐसी स्थिति को डेड हट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऐसी स्थिति को डेड हट कहा जाता है। और यदि ये कीट एक बार लग जाए और यदि वो डेड हट पैदा कर दे तो यह प्लांट जो है भुट्टे दोबारा फिर नहीं लग सकते। तो यह कीट का नियंत्रण करना है, इस कीट का नियंत्रण करना है जिसे तना छेदक बोलते हैं, स्टेम बोरर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यह कीट पौधे के 1 महीने की अवस्था पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, यानी शुरू में ही पहुंचाता है जब फसल का जो तना है कोमल होता है, नर्म होता है, तभी ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बायोलॉजिकल तकनीकी अपनाना है जो अभी बहुत प्रचलन में है। तो हमें क्या करना है, अंड परजीवी लेना है। क्या लेना है, अंड परजीवी जो इसके अंडे को खाता है और उसका नाम क्या है, ट्राइकोग्रामा किलोनिस। क्या है, ट्राइकोग्रामा किलोनिस। अब ये ट्राइकोग्रामा किलोनिस के कार्ड आते हैं। 1 लाख अंडे 5 ट्राइको कार्ड के द्वारा प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। मतलब हमें जो है ट्राइकोग्रामा के 5 कार्ड लेना होता है और ये 5 कार्ड में जो है 1 लाख अंडे होते हैं और इनको बीच बीच में खेतों के बीच में लगा दिया जाता है और फिर जो है ये जो है इस कीट को नियंत्रण करने में काफी मदद करते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, कोटेशिया फ्लेविस नामक लार्वा। ये कोटेशिया फ्लेविस नामक जो लार्वा है ये क्या काम करता है, परजीव्याम कीट भी महत्वपूर्ण बायो एजेंट है। मतलब ये जो है कोटेशिया फ्लेविस, ये जो लार्वा है, इस कीट का जो लार्वा है, इस कीट को नियंत्रण करने में, क्योंकि इसके लार्वा जो है इस कीट के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और फिर उस कीट को मार देते हैं, इस प्रकार से वो नियंत्रित करते हैं। अब क्या दिया है, सभी फसलों के तना छेदक कीटों एवं तना मक्खी कीट की रोकथाम के लिए दानेदार, यहाँ दौनेदार लिखा है, दानेदार कीटनाशी जैसे कार्बोफ्यूरान 3G अथवा फोरेट 10G या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा में उपयोग लेते हैं ताकि नियंत्रण अच्छे से हो जाए। अब बात आती है उपज की, तो उपज कितनी मिलती होगी। हालांकि जो है सेरल मिलेट्स में या अनाज वाली फसलों में हम यदि थोड़ा सा भी ध्यान दें तो विज्ञान के अनुसार या वैज्ञानिक विधि के अनुसार यह एक ऐसी फसल है जिससे सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलता है। केवल उन फसलों की बात हो रही है जो सेरल मिलेट्स यानी अनाज वाली फसलों की तुलना में हम अभी बात कर रहे हैं। अनाज वाली फसलों की तुलना हम मक्का से करें तो मक्के का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। संकर मक्का जो है 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिलती है और संकुल मक्का की 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिलती है। अब हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कुछ ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो पेपर में काफ़ी बार आते हैं या फिर यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ये हमने एक एक प्रश्न को बहुत सिलेक्टेड करके और कलेक्ट करके आपके लिए लेकर आए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है ताकि यदि यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो एक भी प्रश्न मिस ना हो और आपको फुल टू फुल मार्क मिले। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए अच्छे से समझ लेते हैं बहुत ठीक तरह से। मक्का की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, मक्का की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, 32 सेल्सियस। कितना होना चाहिए, 32 सेल्सियस।
और अंकुरण के लिए कितना होना चाहिए, 21 सेल्सियस होना चाहिए। मक्का में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली शाकनाशी, हालांकि शाकनाशी तो अब नए नए बहुत सारी आ गई हैं, लेकिन अभी जो होती है सीमाजीन या एट्राजीन, इनका उपयोग अंकुरण से पहले, ये सीमाजीन या एट्राजीन ये शाकनाशी है, हर्बिसाइड जो मक्के में उपयोग की जाती है, तो इन दोनों का उपयोग जो है अंकुरण से पहले करते हैं। मात्रा क्या होती है, 0.5 से 1 किलोग्राम होती है। लेकिन अभी जो वर्तमान में एक दवा जो है जिसका नाम है रसायन जीन, इसका उपयोग जो है अंकुरण के बाद भी करते हैं। मक्का की संकर किस्में संगम एवं गंगा सफेद, मक्का की यहाँ पर 2 संकर किस्में दी है, संगम एवं गंगा सफेद। हालांकि यदि हम थोड़ा सा पीछे, हम जो क्लास में हमने पढ़े थे, यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने देखे थे कि गंगा सफेद वन सबसे पहली मक्का की संकर किस्म है। तो ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखनी होगी ताकि ये पेपर में यदि आता है तो आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अब बात आती है मक्का के उत्पादन की डबल क्रॉस तकनीकी DF जोन्स द्वारा शुरू की गई थी। मक्के में डबल जीन डालने की तकनीकी किसने शुरू की थी, DF जॉन ने 1920 में, और 2000 में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला था इस तकनीकी के कारण। मक्का के पौधे पर पहला पुष्प, मक्का के पौधे पर पहला पुष्प आता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसका कहने का मतलब ये है, तो हम क्या कहते हैं, टेसल कहते हैं, टेस्ला कहते हैं या नर पुष्प कहते हैं, और इसके बाद मादा पुष्प आता है जिसे हम सिल्क बोलते हैं। मक्का की फसल के लिए पानी की आवश्यकता 500 से 800 मिलीमीटर होती है। मक्का के दाने में प्रोटीन 10% होता है, कार्बोहाइड्रेट 70% होता है और वसा 4% होता है। रबी मक्का बड़े पैमाने पर कहाँ उगाया जाता है, तो रबी मक्का बड़े पैमाने पर जो उगाया जाता है वो बिहार में उगाया जाता है। कहाँ पर उगाया जाता है, बिहार में। सफ़ेद कली वाइट वुड मक्के में किसके कारण होता है, तो हमने देखे कि सबसे ऊपर की जो कलिका है वो सफ़ेद हो जाती है, वो जिंक की कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण होती है, जिंक की कमी के कारण। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई होगी क्लास तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे एग्रीकल्चर के अपडेट मैं आपके लिए प्रतिदिन नए नए लेके आता हूं। और हम जो है एग्रीकल्चर का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी की तैयारी बहुत अच्छे से करने वाले हैं। लेकिन प्रेजेंट में हमारे सामने अभी है AFO का एग्ज़ाम, तो उसके बेस्ड क्लासें अभी हमारी चल रही है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की जो है अगली क्लास जो है हम देखने वाले ज्वार के बारे में, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।